जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। हम आपको इतिहास विषय को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको अभी तक मौर्य साम्राज्य को पूरा पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद से मौर्योत्तर साम्राज्य को पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम आपको आज पढ़ाएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्तों का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देंगे कि आपको इसी चैनल पे हमने यूपीएससी और बीपीएससी के जितनी भी अब तक क्लासेस कराई हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हमने अपलोड करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाके उस चैनल पे और यूपीएससी बीपीएससी अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को खोल के और जाके वो लोग वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी सब्जेक्ट से, ठीक है, इतिहास। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे गुप्त वंश के शासन के बारे में, उनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उनके प्रमुख राजा कौन थे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो उद्भव एवं विकास था, ठीक है, वो गुप्तों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र था। कहाँ था? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, जो प्रारंभ में गुप्त अपना विकास करना जब शुरू किए थे, तो ठीक है। उसके बाद से इसका साक्ष्य जो मिला है वो प्रारंभिक लेख व अभिलेख से मिला है, ठीक है। हमने आपको लेख और अभिलेख के बारे में पूरी चर्चा कर चुकी है पिछली कक्षाओं में, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रसिद्ध राजा था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। वो 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक उनका शासन था, ठीक है, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने लिच्छवी की राजधानी से विवाह किया। लिच्छवी की राजधानी जो थी लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है। जो लिच्छवी की राजकुमारी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? नेपाल से, ठीक है। तो इन्होंने नेपाल में जाकर शादी किया था, ठीक है। उसके बाद से हम आपको बताए थे कुषाण शासन का अंत के बारे में, ठीक है। तो जो कुषाण सत्ता का समापन हुआ तो लगभग 230 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 230 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद से कुषाण के बाद मुरंडो का शासन आया, ठीक है। मुरंडो का शासन, जो मुरंड थे वो कुषाण के ही रिश्तेदार थे। कौन थे? कुषाण के ही रिश्तेदार थे। उन्होंने जब मुरंड आए तो उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। जो मुरंड आए थे उन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। उसके बाद से जो गुप्त आए थे वो लगभग 275 ईस्वी में सत्ता जमाई थी गुप्त वंश ने, ठीक है। कितने ईस्वी में? 275 ईस्वी में, ठीक है। 275 ईस्वी में सत्ता जमाई थी गुप्त वंश ने, ठीक है। इसमें उसके बाद से एक प्रसिद्ध राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो हुए समुद्रगुप्त हुए, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक, ठीक है, इनका शासन का रहा था। ये जो थे एकदम अशोक के विपरीत थे, ठीक है। तो उसके बाद से इनका एक दरबारी था जिसका नाम था हरिशेर, ठीक है। जो हरिशेर था वो प्रयाग प्रशस्ति था, ठीक है। जो हरिशेर था इनका दरबारी, इनके जितने भी युद्ध हुए, ठीक है, इन्होंने जितने भी विजय प्राप्त की उसके बारे में उसने एक लेख लिखा था, ठीक है, जिसको 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग हैं आइए देखते हैं। इसमें पहला भाग है गंगा यमुना दोआब के राजाओं को चंद्रगुप्त के राज्य में मिला लिया। जो गंगा और यमुना नदियों के दोआब थे, मतलब गंगा और यमुना के नदियों के किनारे बसे भी जितने क्षेत्र थे उनके जो भी राजा थे, ठीक है, उनको गुप्त राज्य में क्या किया? मिला लिया, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, बंगाल, असम, नेपाल तथा आसपास के क्षेत्र में अपना बहुबल दिखाया, ठीक है। जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, और बंगाल और असम, फिर नेपाल तथा जो भी आसपास का उधर का क्षेत्र था
उसमें ये अपना बहुबल दिखाया, पराक्रम दिखाया और वहां पे भी जीत हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद से आवंटित आटविक क्षेत्र होता था, आटविक क्षेत्र जिसे जंगली क्षेत्र कहा जाता है, जैसे विंध्य की जो पहाड़ियां हैं, जंगल है, ठीक है, उसको जीत कर पूरी तरह से अपने शासन में मिला लिया था। ठीक है, सत्ता में पूरा मिला लिया था उसे। ठीक है, उसके बाद से चौथा है पूर्वी दक्कन प्लस दक्षिण भारत। ठीक है, जो पूर्वी दक्कन का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का, ठीक है, उस पे भी इसने पूरा विजय प्राप्त की, जिसमें 12 शासकों को हराया था इसने। ठीक है, जो कि पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत से थे। ठीक है, यहाँ के 12 राजाओं को जो समुद्रगुप्त था वो हराया था। ठीक है, उसके बाद से इसमें पल्लव भी शामिल थे, पल्लव भी इससे हारे थे समुद्रगुप्त से। ठीक है, पल्लव हारे थे, वो कहाँ कहाँ हारे थे, कांची में हारे थे। ठीक है, कांची में, जो कि करद राज्य में पड़ता था। ठीक है, उसके बाद से जो समुद्रगुप्त था उसने शक और कुषाणों की भी सत्ता समाप्त की थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। जो इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, इसके आगे हम बताते हैं आपको उनके बारे में। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि गुप्त काल में किसको विक्रमादित्य की उपाधि से पुरस्कार गया था। तो ऑप्शन है आपका इनका विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए 2 मार्ग अपनाए थे, एक युद्ध की रणनीति से और दूसरा विवाह। ठीक है, इन्होंने युद्ध से पश्चिम मलवा और गुजरात का पूरा जो क्षेत्र था अपने अधीन मिला लिया था, और इन्होंने शकों को भी हराया था, जो सब 400 वर्ष से शासन कर रहे थे। तो उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है, उसके बाद से इनका जो विवाह था प्रभावती गुप्त और वाकाटक राजवंश जो थे उनकी पुत्री से इसने विवाह किया था। ठीक है, ये जो थे वो ब्राह्मण था। ठीक है, वाकाटक राजवंश। और इसका जो क्षेत्र था उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में कालिदास और अमर सिंह जो है वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद से एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में पूछने वाला, कि फहियान जो चीनी यात्री था किसके शासन में भारत आया था। ठीक है, तो जो फहियान चीनी यात्री है वो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, 1999 से 414 ईस्वी में आया था। ठीक है, बीच में। उस बाद से हम पढ़ेंगे कि गुप्तों का पतन कैसे हुआ। ठीक है, तो जो गुप्तों का पतन हुआ, तो गुप्तों को पतन के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि घोड़ों का आक्रमण हुआ जो कि मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उसके बाद से जो स्कंदगुप्त थे वो घोड़ों को आगे आने से रोके थे। ठीक है, लेकिन जो इनके उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, मतलब स्कंदगुप्त के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो घोड़ों को रोकने में असफल हुए। ठीक है, घोड़ों को रोक नहीं पाए। ठीक है, तो जिससे इनका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, 485 ईस्वी में हुड़ जो थे वो पूर्वी मलबा और मध्य भारत पे अपना अधिकार जमा लिए। कितने ईस्वी में, 485 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से जो मलवा का क्षेत्र था उसे यशोवर्धन ने अपने अधीन कर लिया, किसको, होड़ों को पराजित करके। ठीक है, तो ये वर्धन वंश का शासन था, लेकिन कुछ दिनों ज्यादा दिनों तक चला नहीं। ठीक है, तो इनका जो कब्जा था वो उत्तर भारत पे था। ठीक है, उसके बाद से इनके पतन का एक और कारण था कि करद राज्य जो था,
ठीक है, अभी हमने आपको बताया करद राज्य के बारे में। जो करद राज्य था वो कर देना बंद कर दिया, ठीक है, जिससे बड़ी सेना इनके लिए रखना बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद से 550 ईस्वी आते आते जो गुप्त वंश है वो लगभग समाप्त हो गया, ठीक है, मतलब पूरी तरह से समाप्ति हो गया था। उसके बाद से देखिए इनके बताते हैं कौन कौन से इनके शासनकाल में कौन कौन से मतलब सत्ता में आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आए तो थे श्रीगुप्त, ठीक है। उसके बाद से आए घटोत्कच गुप्त, फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आए समुद्रगुप्त, फिर आए समुद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद से आए कुमारगुप्त, उसके बाद आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जितने भी उत्तराधिकारी हुए वे लोग शासन चला नहीं पाए, ठीक है। तो इनके शासनकाल के बाद से हुणों ने आक्रमण कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। उसके बाद से जो गुप्तों में प्रशासन देखा गया था तो इनमें देवताओं का प्रचलन था, ठीक है। जो ब्राह्मण और पुरोहित लोग वर्ग के लोग थे वे लोग देवताओं को मानते थे, ठीक है। देवताओं को सबसे ज्यादा जो मानने की प्रक्रिया हुई है माना जाता है कि गुप्त वंश से ही शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इसमें परम भट्टनागर, ठीक है, परमेश्वर का नाम आया है, ठीक है। उसके बाद से इसमें आडंबरपुर उपाधियां भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद से इनमें जो राजा का वंश आगे बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, तो वंशानुगत बढ़ता है, ठीक है। राजा के इसमें जो वंश बढ़ता है आगे की तरफ वो वंशानुगत बढ़ता था पहले, ठीक है। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा भी हुआ कि उसमें ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई और इस पर कोई भी नियम नहीं था कि यही राजा बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो इसमें राजा थे वो विष्णु को, देवता में विष्णु को मानते थे, ठीक है। उसके बाद से इनके सिक्कों पे लक्ष्मी जी की आकृति बनी होती थी। किनकी आकृति? लक्ष्मी जी की, ठीक है, लक्ष्मी जी की आकृति बनी होती थी। जो इनके शासनकाल में कर का कार्य था वो दो तरह से लिया जाता था। एक तो भूमि संबंधी कर था और दूसरा था वाणिज्य संबंधी कर, ठीक है। तो भूमि संबंधी कर में संख्या जो होती थी बढ़ती थी, ठीक है, और जैसे ही वाणिज्य के कर लेना शुरू किए तो संख्या घट गई थी, ठीक है। जो मौर्य काल में जितना कर मिलता था मौर्य काल के अपेक्षा इनके काल में कर मिलना क्या हो गया? कम हो गया। कर मिलना कम हो गया, ठीक है। जो भूमि कर था इनके काल में, ठीक है, वो 1/4 या 1/6 हिस्सा था, ठीक था। कौन कौन सा था? 1/4 या 1/6 ये हिस्सा इनके भूमि कर के रूप में होता था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अगली कक्षा में आगे के बारे में जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।